बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो है आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो हम इंडिया के बारे में सारा सब कुछ जानेंगे। कैसा क्या हमारा जो लैंडस्केप है वो है, कैसा कितना एरिया है, और हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन, इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इंडिया के बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि आगे जो आपकी जो मैं वीडियो डाल रही हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना चैनल। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया रहेगा। फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या है। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है। ठीक है, हिमालय पड़ता है। वेस्ट में ये लोकेशन है, जैसे यहाँ पे हिमालय का एरिया है, और यहाँ पे जो वेस्ट पार्ट है यहाँ पे अरब सागर है। ईस्ट पार्ट में बंगाल की खाड़ी है। साउथ में क्या है, हिंद महासागर है। तो ये इंडिया का ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो है। अब देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मैं वो चीज़ें आपके लिए निकाल के लाई हूँ। जो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जो लंबाई अगर हम बोले इंडिया की, ऐसे चौड़ाई, जो डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर का है। फिर लोकेशनल सेटिंग अगर वर्ल्ड के हिसाब से हम देखते हैं तो क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ में भी अगर बात करें तो नॉर्थ में भी और ईस्टर्न में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है इंडिया वर्ल्ड के हिसाब से। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, वो लगभग इंडिया के जो हमारा कंट्री है उसके हाफ में से होकर गुजरती है। और अगर देखें तो वो 8 स्टेट में से होकर गुजरती है इंडिया की। ठीक है, 8 स्टेट में से होकर गुजरती है, लगभग इंडिया को हाफली डिवाइड करती है। फिर आगे जो देखते हैं, जो लेटीट्यूड है, इंडिया का जो लेटीट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये रहेगा लेकिन हमारा मेन लैंड इंडिया का। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेन लैंड इंडिया का है जो, वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से। अगर ओवरऑल देखें, क्योंकि हमारा जो पार्ट है इंडिया का, कुछ पार्ट क्या है, जो ये आइलैंड है अंडमान निकोबार, ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो रहेगा वो रहेगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6, तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये जो अगर रहेगा तो इंदिरा पॉइंट इसका लास्ट रहता है। और अगर मेन लैंड इंडिया की अगर हम बात करते हैं, कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट रहता है। ठीक है, सदर्न पॉइंट जो है बिल्कुल वो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की अगर पूछ लिया जाए तो वो इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, एक जो डिग्री है, 1 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो 111 किलोमीटर लगभग जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। ये भी पूछ लिया जाता है 1 डिग्री कितने का कवर करता है। इसके बाद देखते हैं लॉन्गिट्यूड। अभी इंडिया का अभी देखा था हमने लैटिट्यूड। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर था उससे ऊपर है इंडिया। ठीक है, उससे ऊपर है, उससे ऊपर 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट ऐसे था। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है हमारा ऐसे ऐसे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड तो वो इंडिया का कैसा है लॉन्गिट्यूड, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ। ठीक है, मतलब कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ रहा है, इंडिया की जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। वो कैसे पता है
कि जो हमारा ग्रीनविच है वो 0 डिग्री मेरिडियन है, ठीक है, वो लंदन में है, ठीक है। तो लंदन के ईस्ट साइड में पड़ता है, तो हमारा क्या रहेगा, वो ईस्ट में है हमारा, ठीक है। ये सारा लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो हमारा ईस्टर्न में है। फिर देखते हैं जो इंडिया का स्टैंडर्ड लाइन है और इंडिया का जो IST बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री ईस्ट माना गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और कंट्री की पूछ लेते हैं जैसे, तो USA का दे रखा है NCERT में दे रखा है ये 7 टाइम जोन्स, ठीक है। जो USA है उसको 7 टाइम जोन में बांटा गया है। ऐसे ही कनाडा का 6 में बांटा गया है, रसिया का है 11, ठीक है, 11 है जो सबसे ज़्यादा है सारी कंट्री में। सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो रसिया का है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि एक डिग्री कितना का दिखाता है, 4 मिनट का डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। तो अगर हम भारत की भी बात करते हैं तब भी हमारा 2 घंटे का डिफरेंस आ जाए गुजरात में और इधर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो रसिया तो और ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए इसका 11 में बांटा हुआ है, कनाडा का है जो 6 में और USA का 7 में। ऐसे इंडिया का कितना हुआ, 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है हमारा, ठीक है। वो मैंने बताया था लंदन का जो ग्रीनविच है वो प्राइम मेरिडियन बोला जाता है उसको, वो 0 डिग्री पर है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, इंडिया के पड़ोसी जो कंट्री हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की पूछ ली जाए तो 7 कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री लगती है। उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये फिगर है ना एग्जैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा इनको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। 4096.7 किलोमीटर है जो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश में भी अगर पूछ लिया जाए तो वेस्ट बंगाल है जो हमारा जो स्टेट है उससे सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल से लगती है। और इसकी जो बॉर्डर है हमारा जो बॉर्डर लगता है तो उसको क्या बोला गया है, उसको रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन उसको बोला जाता है। उसके बाद है चाइना, ठीक है, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग ही लगा रखे हैं कि किसका कितना डिस्टेंस वो बाउंड्री हमसे लगती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखे हुए हैं। तो चाइना सेकंड नंबर पे है, चाइना जिसकी 3488 किलोमीटर है जो लैंड बाउंड्री इंडिया से लगती है। और यहाँ की जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है जो 1914 में खींची गई थी। पूछ लेते हैं, सन भी पूछ लेते हैं कब खींची गई थी। उसके बाद है पाकिस्तान जिसकी 3323 किलोमीटर बाउंड्री लगती है और उसको भी रेड क्लिफ, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का तो सेम रहेगा ना, तो उसकी रेड क्लिफ लाइन ही बोली जाती है जो 17 अगस्त डेट पूछ ले तो 17 अगस्त 1947 को ये खींची गई थी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद है नेपाल जिसकी जो बाउंड्री है इंडिया के साथ वो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। उसके बाद है म्यांमार की है 1643 किलोमीटर लगती है। भूटान की है जो 699 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान की पूछ लेते हैं, सबसे कम लगती है जो 106 किलोमीटर है, सबसे कम लगती है। और जो इस रेखा को है अफगानिस्तान की रेखा को जो बोला जाता है वो डूरेंट लाइन बोला जाता है, डूरेंट लाइन, देख लेना इसको भी। इसके बाद देखते हैं और हमें क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला है। टोटल लैंड बाउंड्री के अगर आपसे पूछे जो इंडिया के पड़ोसी देशों से लगती है तो वो 15,106.7 किलोमीटर, मतलब कि ओवरऑल फिगर अगर दिया रहे तो एग्जैक्ट फिगर कई बार नहीं देते ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं देते क्योंकि कम ज़्यादा रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर का क्या रहता है, ये फिगर रहता है, ठीक है, लैंड बाउंड्री का। इसके बाद पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे 3 कंट्री की बाउंड्री लगती है, तो वो सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम की ऊपर लगती है चाइना के साथ, ठीक है, फिर इधर ईस्ट की तरफ लगती है भूटान के साथ और वेस्ट की तरफ लगती है नेपाल, और अगर स्टेट पूछो तो नीचे वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो सिक्किम एक ऐसा कंट्री है, इसका स्टेट है इंडिया का जो 3 ओर से दूसरे फॉरेन कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है, पूछ लेते हैं ये भी। फिर इसके बाद पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अगर डिवीज़न हम देखें कैसे कैसे बटा हुआ है इंडिया, तो अभी करंट में हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं।
उसमें हम देखते हैं कि भाई कौन सा स्टेट बड़ा है, तो वो भी दो तरीके से बताया गया है। एक होता है एरिया के अकॉर्डिंग, तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ा है वो राजस्थान है, सेकंड नंबर पे एमपी है, मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। 3 तक ही पूछते हैं, ऐसे पूरी लिस्ट नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पूछते हैं। स्मॉलेस्ट अगर बात करें तो वो गोवा है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा स्टेट रहेगा, जिसकी पॉपुलेशन 22 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अभी तो बढ़ गई होगी और भी ये, लेकिन एनसीईआरटी का फिगर है। स्मॉलेस्ट की अगर बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो सिक्किम सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा। इसके बाद देखते हैं यूटीज में, ये देखा हमने स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूटीज हमारी कितनी हो गई, यहाँ भी 8 यूटीज हो गई हैं। तो जो 2019 में जो यूटीज बनी है उसके बाद से हमारा क्या फिगर है, वो है लद्दाख सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। लद्दाख है जो सबसे बड़ा यूटी बना है, जिसका एरिया कितना है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 59,146 किलोमीटर इसका एरिया है अभी लद्दाख का, ठीक है। इसके बाद हमने देखा है जो सबसे बड़ा है। इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट की अगर बात करें तो वो लक्षद्वीप है, ठीक है, जिसका 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है केवल इसका एरिया। और अगर हम बात करें तो इसके 100 ये छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है, 100 द्वीपों का ये समूह है, लेकिन 33 द्वीप, ठीक है, 33 द्वीपों पर ही क्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है इसमें, ठीक है, लक्षद्वीप में। पूछ लेते हैं ये भी। फिर है कि इंडिया का जो टोटल कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, पूछ लेते हैं, एग्जाम में आते हैं, ये फिगर है ये बिल्कुल, ठीक है। आज जो क्लास है वो ज़्यादातर फिगर की क्लास है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं स्पेशली इस पे ये वीडियो बनाई है मैंने। तो कोस्टल बाउंड्री कौन सी होती है, जो समुद्र तट, ठीक है, मतलब कि इधर पानी है और इधर लैंड है, तो उसी तट को क्या बोलते हैं, कोस्टल बाउंड्री। तो इंडिया की टोटल अगर बाउंड्री की बात करें तो वो 7,516.60 किलोमीटर, ठीक है, ये इसका फिगर रहेगा। अब ये कौन से स्टेट में कितनी कितनी है और किसकी कितनी लंबाई है, क्या है, तो वो हम देख लेते कौन से स्टेट की है हमारी, कैसे कैसे। तो हमारे जो कोस्टल बाउंड्री वाले जो स्टेट हैं वो पहले नंबर पे है गुजरात। अगर देखो, अगर हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ से क्या होता है हमारा गुजरात शुरू, ठीक है, अरब सागर से जो लग रहा है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो गुजरात का है कोस्टल बाउंड्री जो सबसे लंबी है। उसके नीचे है फिर महाराष्ट्र, फिर है गोवा जो सबसे कम कोस्टल बाउंड्री लगती है, उसके बाद है कर्नाटका, ठीक है, एक सेकेंड, कर्नाटका के बाद नीचे केरला आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ जाएगा, इधर तमिलनाडु आ जाएगा। फिर हम ऊपर फिर से चलते हैं वेस्ट, इसकी ईस्ट की तरफ। जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, इधर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा और उसके बाद वेस्ट बंगाल। ऐसे टोटल मिला के हमारे जो स्टेट है 9 स्टेट हैं जिसकी कोस्टल बाउंड्री लगती है। और उसके यूटीज की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान तो क्या हमारे आइलैंड ही हो गए, तो इनकी तो कोस्टल बाउंड्री लगेगी, ठीक है। तो 2 हमारे यूटीज हो गए जिसकी कोस्टल बाउंड्री लगती है और 9 हमारे स्टेट हो गए, ठीक है, जो ईस्ट और वेस्ट 2 तरफ कोस्टल बाउंड्री लगती है। फिर हम देखते हैं फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। भाई जो भौगोलिक है क्षेत्र वो इंडिया का कैसा कैसा है, कैसे कैसे उनको नाम दिया गया है, ये देखते हैं। रीजन किसको बोलते हैं, रीजन होता है जिसमें समानता, होमोजीनियस कंडीशन हो, होमोजीनियस होती है मतलब कि भाई एक एरिया की कंडीशन है जो सेम हो, ठीक है, कुछ किलोमीटर तक कुछ एरिया है जो वो सेम कंडीशन वाला हो, उसको हम रीजन बोलते हैं। ऐसे क्या हो गया फिर, ये इस हिसाब से पूरे इंडिया को 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है, 6 फिजिकल रीजन डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, हिमालयन रीजन, ठीक है, हिमालय का रीजन है जो नॉर्थ में, जो बताया था नॉर्थ में हमारा क्या पड़ता है, हिमालय, ठीक है। तो उस हिमालय रीजन को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाला है उसको क्या बोला जाता है, हिमाद्री, उसको हिमाद्री बोला जाता है। उसका दूसरा जो नाम है वो ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। पूछ लेते हैं एवरेज हाइट क्या रहती है उस हिमालय की,
6000 मीटर। ठीक है, बिल्कुल देखो ये जो है ऐसे जो हमारा हिमालय फैला हुआ है। अब हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां है ना, ठीक है, ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय ऐसे है जैसे, तो इतने से हिमालय को, ये जो ऊपर वाला है उसको हिमाद्री बोला गया है, जिसकी एवरेज हाइट है जो वो 6000 मीटर है। ठीक है, ऑलवेज अबो द स्नो लाइन। यहाँ स्नो लाइन क्या होता है? स्नो लाइन का मतलब होता है कि उससे ऊपर कभी बर्फ है जो खत्म होती ही नहीं है, पिघलती ही नहीं, वहाँ मतलब के साल के 12 महीने बर्फ गिरती ही गिरती रहती है। तो वो ऐसा एरिया है, उसको हिमाद्री बोला गया है। उसके बाद देखते हैं और इसमें क्या है, इनएक्सेसिबल ये पार्ट है। ठीक है, जब हर टाइम वहाँ बर्फ है तो ये देख लो तो जो जीवन है वो तो मुश्किल ही हो जाएगा ना। तो इनएक्सेसिबल पार्ट है, जो सारी जो चोटियाँ है ना हिमालय की, जो कंचनजंगा है या माउंट एवरेस्ट है, ये सारी चोटियाँ किस में है? ये हिमाद्री में ही है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस आना जाना नहीं है लोगों का। ठीक है, तो इनएक्सेसिबल ये पार्ट है, यहाँ पे पहुँच बहुत कम है। फिर जो मिनरल्स हैं वहाँ यहाँ पे बहुत ना के बराबर मिनरल्स हैं जो मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो हमारे प्लेट्यूज में ज़्यादा है, पठारों में मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, हिमालय के एरिया में मिनरल्स नहीं मिलते हैं। ये क्यों है? क्योंकि अभी भी हिमालय क्या है, ग्रोइंग उसमें है, अभी भी ये सबसे युवा जो पर्वत है उसमें माना जाता है हिमालय। तो जब प्लेट्यूज में क्या भाई, मिनरल्स तो कब बनते हैं? अब ये देखो ना, मिनरल्स को बनने में कितना टाइम लग जाता है, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये मैग्नीज, कुछ भी है, आयरन है, ये कितना टाइम ले लेते हैं, बहुत सारे साल लेते हैं, 100 200 300 ऐसे साल इनमें बनने में लग जाता है। तो हिमालय क्या है, अभी भी ग्रोइंग उसमें है, अभी भी बन रहा है। ठीक है, तो अभी भी इसको वो टाइम नहीं हुआ कि उस वहाँ पे मिनरल्स बन सके। तो यहाँ पे हिमाद्री के जो पार्ट है इसमें, हिमालय का जो हिमाद्री पार्ट है इसमें मिनरल्स बहुत कम है। मोस्टली जो अर्थक्वेक है वो यहीं पे आती है। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछ लेते हैं हिमालय का कौन सा पार्ट है जिसमें अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा, तो हिमाद्री में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वैसे तो पूरे हिमालय की ये बात करें ना, तो पूरे हिमालय में प्लेट्यूज के अकॉर्डिंग हिमालय पर्वत में जो अर्थक्वेक हैं वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसमें भी अगर बात करें तो फिर हिमाद्री का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पिक्स हैं, मतलब चोटी जो वो सबसे हिमाद्री में ही मिलती, मैंने बताया था। माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे है, वो नेपाल में है, जो 8848 मीटर सबसे ऊंची चोटी मानी गई है ये तो। ठीक है, कंचनजंगा है जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो इंडिया की, वो है 8598 मीटर। ठीक है, इनकी जो है ये फिगर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सबको पता माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। ठीक है, कंचनजंगा इंडिया की ऊंची, तो फिगर आजकल फिगर में क्वेश्चन आने लगे हैं अब एग्जाम में। ठीक है, फिर मकालू है नेपाल में, तो 4-5 है जिनका फिगर हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये मैंने लिखे हैं। तो मकालू है जो नेपाल में है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8481 मीटर है। नंदा देवी है इंडिया में है, जिसकी 7817 मीटर है। एक नंगा पर्वत है, ठीक है, नंगा पर्वत बोला जाता है इसको, 8000, ये भी इंडिया में ही है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये 4-5 की है चोटी जिनकी ऊंचाई जरूर देखना। जो हिमाद्री के नीचे का पार्ट है उसको मिड हिमालय बोला जाता है, हिमाद्री के जस्ट नीचे है वो मिड हिमालय है। ठीक है, वो हिमाचल हिमालय भी इसका दूसरा नाम है, क्योंकि जो हिमाचल हिमालय और यहाँ का जो एरिया है ना, हिमाचल के आसपास का एरिया है जो, वो इसमें आता है। फेमस है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो मिड हिमालय है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टूरिज़्म कहाँ है, यहाँ से ही टूरिज़्म सबसे ज़्यादा पैसा जो कमा रहा है टूरिज्म का, वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली जो हिल स्टेशन है यहाँ पे, जैसे कुल्लू है, मनाली है, मसूरी है, ठीक है, ये ज़्यादातर जो मिड हिमालय है इसमें ही पाए जाते हैं। तो एवरेज जो हाइट है इसकी 4000 मीटर, पूछ लेते हैं, देखना। जो हिमाद्री की थी वो थी एवरेज हाइट 6000 मीटर, मिड हिमालय की है एवरेज हाइट 4000 मीटर। तीसरे नंबर पे है शिवालिक हिमालय। ठीक है, जो हिमाद्री हो गया, फिर नीचे मिड हिमालय हो गया, उसके नीचे ऐसे 3 भागों में ये पूरा है जो हिमालय, ये ऐसे बटा हुआ है। इसके नीचे हो गया शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे लोएस्ट पार्ट हो गया ये हिमालय का, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है ये। एवरेज जो हाइट है इसकी वो 1100 मीटर, 1100 मीटर इसकी एवरेज हाइट मानी जाती है।
फिर देख लेते हैं हम नर्दर्न प्लेन, ठीक है। नर्दर्न प्लेन की अगर बात करें, उत्तरी मैदान की बात करें, तो उत्तरी मैदान को भी हिमालय के नीचे है, जो हिमालय जैसे ऐसे हो गया 3 भागों में, इसके नीचे का जो पार्ट है ऐसे इंडिया का ऐसे, तो वो रहेगा नर्दर्न प्लेन, ठीक है। उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इधर वाला जो है, इधर वाला पंजाब, इधर वाला गंगेटिक, इधर वाला असम, ऐसे 3 भागों में बांटा गया है नर्दर्न प्लेन को। तो जो पंजाब प्लेन है वो किससे बनता है, वो बनता है सतलज और रावी नदी से, ठीक है। सतलज और रावी नदी के से बनता है, ठीक है। क्योंकि जो मैदान हमारे किससे बनते हैं, नदियों से बनते हैं। जो नदियां बहाकर अपने साथ जो मलबा लेके आती हैं और जहाँ पे वो छोड़ देती हैं, उसी से तो मैदान बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत फर्टाइल होते हैं। तो इसमें कौन सा इलाका, पंजाब प्लेन में अगर पूछ लिया जाए तो पंजाब होएगा, ईस्ट राजस्थान होएगा और हरियाणा, ये इलाका इसमें काउंट किया जाता है। इसके बाद है गंगेटिक, ठीक है। गंगेटिक मतलब गंगा का जो मैदान है वो गंगा से और उसकी सहायक नदियों से बनता है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल। जहाँ पे जो ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल होगी तो जो कृषि है वो भी ज़्यादा की जाएगी। अब हमारी जो इकोनॉमिक है वो तो सारी कृषि पे 50-60% तो हमारे जो इकोनॉमिक है 54% है तो कृषि पे निर्भर है, ठीक है। तो जहाँ कृषि अच्छी होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो गंगेटिक का जो गंगा का जो मैदान है वो पॉपुलेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर है आसाम। आसाम प्लेन है जो ब्रह्मपुत्र नदी से के जो लेके आती है, ब्रह्मपुत्र नदी मलबा जो लेके आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है आसाम का प्लेन। तीसरे नंबर पे जो हमारा फिजिकल रीजन है वो है थार डेजर्ट, ठीक है। थार का जो मरुस्थल है उसको तीसरे नंबर का बोला गया है। तो इसकी अगर हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में, ठीक है। नॉर्थ जो वेस्ट तरफ का जो राजस्थान है, ईस्ट तरफ का नहीं, वेस्ट तरफ का जो राजस्थान है उधर ज़्यादा जो मरुस्थल है पाया जाता है। टोटल 58%, ठीक है। राजस्थान का अगर बात करें टोटल 58% है जो वो थार डेजर्ट ने, मरुस्थल ने कवर कर रखा है। इसमें देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। राजस्थान के 12 ज़िले इस एरिया में पड़ जाते हैं। अब जैसे क्या है, राजस्थान की 1070 किलोमीटर है जो बाउंड्री वो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। राजस्थान की तो पाकिस्तान से लगती, तो भाई जो मरुस्थल है पाकिस्तान में भी होगा, ठीक है। तो वो कितना है, जो 80% है वो इंडिया में पड़ रहा है मरुस्थल का भाग, ठीक है। और 20% है वो पाकिस्तान में पड़ रहा है, तो इंडिया में ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अरावली का जो एरिया है ना, अरावली के वेस्ट तरफ का जो एरिया है वो डेजर्ट का एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश है बहुत कम होती है। एरिड क्लाइमेट, ठीक है। मरुस्थल की जो क्लाइमेट पूछ ली जाए तो कौन सी होती है, शुष्क क्लाइमेट होती है। एवरेज जो रेन है वो 50 सेंटीमीटर मरुस्थल की काउंट की गई है। बिल्कुल हम वेस्ट राजस्थान की बात करते हैं ना, बिल्कुल जहाँ पे एक्सट्रीम मरुस्थल है, ठीक है, तो वहाँ 25 सेंटीमीटर तक बारिश है। ये देख लो कितनी कम है, ये तो इन्होंने एवरेज बोली है तो इसलिए 50 सेंटीमीटर है। तो जब बारिश कम है तो कौन से वन पाए जाएंगे यहाँ पे, कटीले, कटीले वन है जो जिसको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है लूनी जो नदी है वो थार की इम्पोर्टेंट नदी है। जो मिट्टी है यहाँ की कौन सी रहेगी, बालू मिट्टी। बालू मिट्टी में कौन से अनाज होते हैं, मोटे अनाज, ठीक है। बालू मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। तो यहाँ पे जो मरुस्थल की जो खेती होगी कौन सी होगी, मोटे अनाज वाली होगी। यहाँ की मिट्टी है बालू मिट्टी, ठीक है। फिर चौथा जो हमारा फिजिकल रीजन है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय क्या होता है, प्रायद्वीपीय होता है जो तीन ओर से जो पानी से घिरा हुआ, समुद्र से जो घिरा हुआ रहेगा, पानी से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार फिर जो हमारा रहेगा वो 2 तरीके से है। एक तो है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है सेंट्रल हाईलैंड, एक है बेसाल्टिक, ठीक है, बेसाल्टिक प्रायद्वीपीय पठार। अब इसमें देख लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड में कौन सा आता है। सेंट्रल जो हाईलैंड है उसमें कौन सा आता है, मोस्टली तो है नर्दर्न इंडिया, ठीक है। नर्दर्न इंडिया में नर्दर्न का भी क्या है ना कि नर्दर्न का थोड़ा सा जो नर्दर्न प्लेन है हमारा, ठीक है, उत्तरी जो मैदान है उसके नीचे का जो, ठीक है, उसके नीचे का लगभग
पार्ट आता है इसमें, सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है। तो इसमें कौन सा रहेगा, इसमें मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में पड़ता है। फिर जो बुंदेलखंड का पठार है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कौन सा है इसमें, बाघेलखंड, ठीक है, बाघेलखंड का पठार है जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखना। बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बाघेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, झारखंड में भी फैला हुआ है, उड़ीसा में भी और बिहार में भी, ठीक है। 3 स्टेट में फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार तो ये देख लो मिनरल्स की चिड़िया है इंडिया का, ठीक है, बिल्कुल मिनरल्स की चिड़िया बोला जाता है छोटे नागपुर के पठार में, इतना रिच है ये, ठीक है, इसमें काफ़ी। फिर देखते हैं जो बेसाल्टिक जो प्रायद्वीपीय है पठार है, उसमें कौन सा पड़ता है, जो बेसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है, स्पेशली जिसमें बेसाल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वो इसमें आता है। तो दक्कन का जो पठार है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो पड़ता है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में। फिर है दंडकारण्य, ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। दंडकारण्य का पठार है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पड़ता है। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ, एक शिलोंग का पठार भी पड़ता है, इसी में आएगा, सेंट्रल हाईलैंड में ही शिलोंग का पठार है जो मेघालय में पड़ता है। फिर इसके बाद जो फिजिकल रीजन है, 5th जो फिजिकल रीजन है वो है कोस्टल प्लेन, ठीक है। कोस्टल प्लेन कौन सा रहेगा कि भाई जो तटीय इलाका है उसका भी तो कुछ प्लेन रहेगा, ठीक है, उसका भी तो मैदान नहीं है, वो पहाड़ी थोड़ी ना है, हर जगह तो पठार नहीं है ना उसमें। तो उनके जो बीच में बना हुआ है, देखो ऐसे, ये समझाई रखा, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, नीचे मैंने फिगर बनाई रखा है। तो वो 2 भागों में बांटा गया है, एक तो वेस्ट की तरफ है और एक ईस्ट की तरफ है। तो वेस्ट की तरफ जो रहेगा वो यहाँ से काउंट होना शुरू हो जाता है, वेस्ट से ऊपर गुजरात से, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट बोला जाता है, इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है, इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट वाला जो कोस्टल प्लेन है वो रहेगा काठियावाड़ किसको बोला जाता है, काठियावाड़ कोस्ट बोला जाता है गुजरात के इलाके को, ठीक है, वो काठियावाड़ कोस्ट का मैदान बोला जाएगा, ठीक है, तटीय मैदान। फिर उसके नीचे है जो मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ, उसको कोंकण, ठीक है, उसको कोंकण का बोला जाएगा। उसके नीचे जो रहेगा कर्नाटका का जो रहेगा, गोवा से लेकर आगे कर्नाटका पूरा ये रहेगा कन्नड़ का, ठीक है, इसको कन्नड़ का वो बोला जाएगा कोस्टल प्लेन, ठीक है। फिर नीचे है मालाबार तट, ठीक है, मालाबार का तट है जो केरला में पड़ता है। फिर वापस ईस्ट की तरफ अगर हम पढ़ते हैं, ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, जो तमिलनाडु में पड़ेगा। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे पड़ेगा, तमिलनाडु में। इसके ऊपर है उत्तरी सिरकार तट है, या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का जो इलाका है उसको उत्तरी सिरकार तट बोला जाता है। फिर उसके बाद है उत्कल तट, ठीक है, उत्कल जो तट है वो है उड़ीसा के इलाके में, ठीक है, उड़ीसा के इलाके में है उत्कल तट। उसके बाद है बंगा तट, ठीक है, बंगा का जो तट है वो वेस्ट बंगाल का जो इलाका है उसमें बोला जाता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान से देखना इन चीज़ों को। इसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या है इसमें, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। इसके बाद है हमारा जो 6 जो रीजन, फिजिकल रीजन है इंडिया का, वो आइलैंड है। आइलैंड को भी 2 भागों में बांटा गया है भाई, एक लक्षद्वीप वाला है, एक अंडमान और निकोबार वाला, ठीक है। जो लक्षद्वीप वाला है वो हमारा कहाँ है, वो अरब सागर में पड़ता है, और जो अंडमान और निकोबार वाला है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो जो लक्षद्वीप है उसको कोराल, ठीक है, कोराल आइलैंड भी बोला जाता है, इसको कोराल आइलैंड भी बोला जाता है। इसमें ज़्यादा जो ट्राइब रहती है वो मुस्लिम ट्राइब रहती हैं, ठीक है। ये 100 द्वीपों का समूह है, इसमें 33 द्वीपों पे ही ओनली लोग रहते हैं, ठीक है। और ये सबसे छोटा क्या था, स्मॉलेस्ट यूटी था एरिया के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। कवारती इसकी कैपिटल है। इसके बाद अंडमान और पोर्ट जो निकोबार है आइलैंड, उसके बारे में क्या कि पोर्ट ब्लेयर तो इसकी कैपिटल है। वोल्केनिक पूछ लेते हैं ये किस तरह का है, ठीक है। तो वोल्केनिक ज्वालामुखी से बना हुआ ये आइलैंड है।
और यहाँ की जो जनजाति है वो है जारवा, सोम्पे, सेंटनली, ओब। ठीक है, ये इसकी जनजाति हैं जो मेनली यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद है सडाल। सडाल पीक है। सडाल की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार की। उसकी जो ऊंचाई है वो है 731 मीटर तक। ठीक है, तो अब आई होप मैंने सारा अपनी तरफ से इंडिया की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कवर करवा दी है। तो वीडियो को पूरा देखा करो आप। ठीक है, एक तो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर फॉरवर्ड करो, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलता है जब सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है, व्यूज़ आए। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एटलीस्ट आप इतना ज़रूर कीजिए मेरे लिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।